नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। पटना में चिराग पासवान ने किया प्रेस वार्ता। चाचा व सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। महात्मा गांधी सेतु पर लगा महाजाम, हजारों वाहन फंसे, कई किलोमीटर तक की है लंबी जाम, यात्री परेशान। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा दिल्ली रवाना। पार्टी एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा भी गए साथ में। राहुल गांधी के साथ होगी अहम बैठक। और बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात, सीएम नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण पर निकले। अब खबर विस्तार से। पटना में चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता कर चाचा पशुपति पारस और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मेरे चाचा ने चिराग पर नहीं, रामविलास पासवान के ऊपर पीठ में खंजर चलाने का काम किया है। नीतीश कुमार ने हमारे नेता को अपमानित करने का काम किया और ये लोग उनके साथ जाकर बैठ गए। यह पहली बार नहीं है कि उन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया है। इसके पहले भी वह पार्टी तोड़ने का काम कर चुके हैं। हमारे प्रदेश को इस बदहाल स्थिति में लाने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। उनके समय में एक ऐसा अस्पताल नहीं बना। 9 दिनों तक पटना बारिश में डूबा रहा। हमने अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। रामविलास पासवान का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं, मेरे लिए मंत्री पद मायने नहीं रखता। वहीं उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन में भी अगर जाकर पूछा जाए तो पता चलेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। लोक जनशक्ति पार्टी ने की कार्यकारिणी ने, लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों को देखते हुए तुरंत उनको पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का फैसला लिया गया और तब से अभी तक ये तमाम 5 सांसद और इनके साथ कुछ और पार्टी के सदस्य, इन लोगों को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। और इस बात की विधिवत जानकारी लोक जनशक्ति पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल, हम लोग चुनाव आयोग से हम लोगों ने मुलाकात की थी और चुनाव आयोग के समक्ष हम लोग विधिवत तरीके से इस बात की जानकारी भी हम लोग दे चुके हैं। इस बात को पुनः मैं प्रमुखता से आप लोग के सामने दोहराना चाहूँगा, क्योंकि अगर कोई भी इस बात को चुनौती देना चाहे तो मैं चाहूँगा कि वो इस बात को चुनौती दे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। आप आधी बातें बोलें और आधी बात पर आप खामोश रह जाएं, ये गलत है। आप सिर्फ इतना बोल दें कि भैया मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, और उसके बाद किस प्रकार से आपको चुना गया है, वो प्रणाली क्या थी, वो तरीका क्या था, कौन लोग थे, उस पर आप खामोश रह जाएं, ये गलत है। कहीं ना कहीं जनता को आप भ्रमित करने का आप काम करते हैं। एक तरफ आप ये बात बोलते हैं कि भैया मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा चुका हूँ, और दूसरी तरफ आप चुनाव आयोग में जाकर आप इस बात की विधिवत जानकारी देते हुए आप सिंबल या पार्टी के नाम पर आप क्लेम भी नहीं करते हैं। आज की भी तारीख में चुनाव आयोग में अगर आप लोग जाएं तो चुनाव आयोग में जाकर आप लोग पूछ लीजिए कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि वो चिराग पासवान ही है। इन लोगों ने महज एक औपचारिकता पूरी करके कि इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हम लोगों ने बुलाई और उसमें तय कर लिया गया कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भाई उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में थे कौन लोग? मैं आप लोगों की जानकारी में इस बात को मैं पहले भी दे चुका हूँ, पर पुनः मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों की जानकारी में दे दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान है वो कहता है कि एक मिनिमम और 75 मेंबर्स की हम लोग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, जिसमें आपका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, जिसमें आपके 6 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हैं, एक आपका ट्रेजरर होता है, एक आपके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होते हैं, साथ में आपके 15 प्रकोष्ठों के अध्यक्ष होते हैं और 36 हम लोगों के जो स्टेट हैं और जितने यूनियन टेरिटरीज हैं उसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें से भी मैं आप लोगों को बता दूं कि 15 राष्ट्रीय प्रकोष्ठों में से सिर्फ एक राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हम लोगों से अलग हुए हैं। लेबर सेल के हम लोग के राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, वो हम लोगों से अलग हुए। 6 उपाध्यक्षों की अगर आप बात करें तो सिर्फ सूरज भान जी एक ऐसे हैं जो हम लोगों से अलग हुए हैं। उसके बाद अगर आप प्रधान और 16 सचिव होते हैं और 16 महासचिव भी होते हैं। सचिव और महासचिव को मिलाएं तो महज 2 लोग हैं जो हम लोगों से अलग हुए हैं। और उसके बाद अगर आप प्रदेश अध्यक्षों की बात करें, 36 प्रदेश और यूटी अध्यक्ष मिलाकर एक लद्दाख का हम लोग अभी तक नियुक्त नहीं कर पाए थे। बाकी 35 हम लोगों की नियुक्ति हो चुकी थी प्रदेश अध्यक्षों की और यूटी अध्यक्षों की। उसमें से 35 में से 33 आज की तारीख में हम लोग के साथ हैं। और ये सारी बातें मैं सिर्फ मौखिक नहीं बोल रहा हूँ, एफिडेविट के साथ हैं। हम लोग के पास एफिडेविट है कि कल को अगर कोई न्यायालय में अगर इसको चुनौती देता है या चुनाव आयोग में इस बात को चुनौती देता है तो उनके समक्ष हम लोग प्रमुखता से डॉक्यूमेंटेशंस के साथ अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए हम लोग तैयार हैं।
पर उसके बाद भैया एक दिन अफवाह आती है कि इन्होंने कोई कार्यकारिणी की बैठक की। लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात को स्पष्ट तौर से कहता है कि लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है या राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से प्रधान महासचिव के पास है। इसके अलावा कोई और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुला सकता। तो जो बैठक इन लोगों ने पटना में की थी 1.5-2 हफ्ते पहले, वो बैठक ही वैध नहीं है। वो पार्टी के संविधान के आधार पर आप उस बैठक को बुला ही नहीं सकते हैं। पर अगर आपने उस बैठक को बुला भी लिया तो भी लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान कहता है कि पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है उसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। राजधानी पटना से उत्तर बिहार को जोड़ने वाले व बिहार की लाइफलाइन माने जाने वाले महात्मा गांधी सेतु पुल पर महाजाम लगा है। यह महाजाम लगातार जारी है, जिससे विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। मिली खबर के मुताबिक बीती रात से ही सेतु पर महाजाम लगा हुआ है। सेतु पर बीती रात कई वाहन खराब हो गए हैं। लगातार सड़क जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। हालांकि यातायात विभाग के अधिकारी लगातार जाम से निजात दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सड़क जाम की समस्या लगातार जारी है। इस महाजाम में फंसने के कारण कई किलोमीटर तक वाहन की कतारें लग गई, जिससे यात्रियों के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गई। बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ पार्टी के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा भी रवाना हुए हैं। ज्ञात हो कि आगामी 7 जुलाई को राहुल गांधी के साथ दिल्ली में बिहार के कांग्रेस के सभी विधायकों विधान पार्षद के साथ बैठक होनी है। मदन मोहन झा ने इस बारे में बताया कि यह बैठक औपचारिकता के रूप में हो रही। राहुल गांधी के साथ हुई बैठक का एजेंडा तय नहीं है। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन पर चर्चा होगी या नहीं, वह वहां जाने के बाद ही पता चल सकता है। माननीय राहुल गांधी जी से मिलने के लिए संदेश आया है कि बिहार के सभी कांग्रेस विधायक और विधान परिषद के सदस्य के साथ साथ 12 अन्य प्रमुख नेता मिलेंगे। मुझे भी मुलाकात के लिए बुलाया गया है। हम समझते हैं कि राहुल गांधी जी से मिलकर के हमें बिहार में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए जो आवश्यक संदेश प्राप्त होगा वह लेकर के आएंगे और बिहार में उनके संदेश को फैलाने का काम करेंगे और नए सिरे से पार्टी संगठन को बिहार में खड़ा करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ के कारण हालात भयावह हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई जिलों का एरियर सर्वे करने वाले हैं। हवाई सर्वेक्षण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से रवाना भी हो गए। उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिले का जायजा लिए। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के साथ नीतीश कुमार उन इलाकों में सुरक्षात्मक कार्य और प्रभावित को मदद पहुंचाने के लिए आवश्यक कई दिशा निर्देश भी जारी किए। बिहार के कई जिलों में नदियां उफान पर है। नेपाल और उनके तराई वाले इलाकों में लगातार भारी बारिश की वजह से कई नदियां खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे तटबंध वाले इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है। कई जगह पर तटबंध टूटने के कारण गाँव में पानी भी घुस गया है। चंपारण का इलाका बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर रणवीर नंदन ने गाँव में बढ़ती महंगाई के आंकड़ों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि गाँव ही खाद्य पदार्थों का उत्पादन करता है। साथ ही महंगाई के जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें शहरी भाग से अधिक गांव पर प्रभाव पड़ा है। इसका मतलब साफ है कि गांव में जिन चीज़ों का उत्पादन हो रहा है वो महंगे नहीं हुए। बाहर से जो चीज़ें गांव तक पहुंच रही है उन पर महंगाई का असर सबसे अधिक है। इन सबके पीछे पेट्रोलियम पदार्थ की लगातार बढ़ती कीमत है। पटना में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। गंभीर घटना को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती भी दे रहे हैं। ताजा मामला पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बेलवरगंज इलाके का है, जहां ज्ञात अपराधियों ने मिथिलेश गोप नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से जहां इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, तो वहीं इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हैं। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाँ जी, आप लोग कम हो जाइए, अंदर जाइए। कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद नीतीश सरकार ने अनलॉक विचार की गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार में 10वीं के ऊपर के शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की इजाजत दी, लेकिन
कोचिंग संस्थानों को अभी भी राज्य में खोलने की इजाज़त नहीं मिली है। ऐसे में कोचिंग के धंधे से जुड़े लोगों का दम खुलने लगा है। बीते साल और इस साल कोरोना की वजह से कोचिंग का धंधा पूरी तरीके से चौपट है। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए कोचिंग संस्थान वह मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं जो अब तक उन्हें मिलता है। इधर कोचिंग संस्थानों के संचालक की मांग है कि दूसरे राज्य जैसे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति दी गई है, उसी तरह बिहार में भी कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति दी जाए। पिछले 2 सालों में कोचिंग संस्थान के संचालक के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कोचिंग सेंटर का किराया, स्टाफ का वेतन, बिजली बिल और अन्य खर्चों के भुगतान करने की बड़ी समस्या सामने खड़ी है। 6 जुलाई को पटना नगर निगम व भामाशाह फाउंडेशन के द्वारा शहर वासियों के लिए 15 रुपये में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका शुभारंभ पटना के मेयर सीता साहू और नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। इसमें जैसे रिक्शा चालक, ठेला वाला हो, कर्मचारी हो, कोई भी गरीब जनता या कोई भी जनता अपना आके मात्र 15 रुपया में यहाँ खाना से लाभ उठाए। मैडम गुणवत्ता खाना है और अपना स्वास्थ्य पर भी हानि करेगा। इसलिए यहाँ स्वच्छता के साथ देखा भी जाता है कि खाना यहाँ सबको मिलेगा। 15 रुपया में, 25 रुपया में अंडा करी, 40 रुपया मीट मछली मिलेगा। अच्छा, जनता को कहते हैं इसका लाभ उठाएं। और अभी भोजन का स्वाद लिए है, किस तरह का भोजन है और क्या? हाँ, स्वादिष्ट भोजन है। भूख नहीं भी था, इसे भी खा लिए हम लोग सब। समस्तीपुर में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड कंपनी के कर्मी से लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन किया है। सदर डीएसपी प्रीतीश कुमार ने अपने कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि कांड का उद्भेदन व लूटे गए सामानों की बरामदगी पुलिस के लिए चुनौती थी। उन्होंने कहा है कि पुलिस कप्तान मानवजीत सिंह ढिल्लो के दिशा निर्देश पर बंगरा थाने के थानाध्यक्ष संजीव चौधरी एवं डीआईयू के टीम के सदस्य के द्वारा तकनीकी सहयोग, सूचना संकलन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया है। इक्कीस को भारत फाइनेंस के कंपनी से बंगरा थाना क्षेत्र के कोठिया में एक लूट हुई थी, जिसमें 30,000 रुपया और उसका अन्य सामान जिसमें POS मशीन और टैब लूटा गया था। उसके बाद बंगरा थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी और DIU टीम के द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है, जिसमें 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिनके नाम सुकेश कुमार, रोहित कुमार और अजीत कुमार है। तीनों बंगरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि एक अजीत मुफस्सिल थाना क्षेत्र का रहने वाले। तीनों की गिरफ्तारी हुई। लूटा गया सामान POS मशीन, टैब बरामद हो चुका है। लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ। लूटा गया 30,000 रुपये में से 15,000 रुपये भी बरामद है। गोली भी बरामद की है, 2 कारतूस भी बरामद है उसमें। पूर्णिया के हाट थाना क्षेत्र के पशुपालन कार्यालय के समीप पशु तस्करी करते हुए बोलेरो में सवार युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्णिया के हाट थाना क्षेत्र में एक बोलेरो गाड़ी में पशु तस्करी कर लगभग 170 बकरे व बकरिया को लेकर अवैध तरीके से बंगाल जा रहे थे। बोलेरो वैन में ओवरलोडिंग की वजह से 10 बकरिया की जान भी चली गई, जिसे फेंकने के लिए सुनसान जगह देख करके चालक फेंकने लगा, जिस क्रम में कुछ युवक की नजर पड़ गई। कुछ युवक के मुस्तैदी की वजह से पशु तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई। किस मामले को लेकर गाड़ी पकड़ा गया है पशु का? जी, हम लोग आए तो देखा खस्सी गाड़ी रुका हुआ है और नहीं कुछ तो उसमें से कुछ रो रहा था और मरा हुआ निकाला जा रहा था। पूरा गाड़ी में भरा हुआ था खस्सी और यानी ओवरवेट था, मरा हुआ 10 पीस से ज़्यादा। आप लोग जैसा देख सकते हैं सर, गाड़ी लगी हुई थी, हमको गाड़ी लगी हुई है, देख लीजिए आप लोग। मतलब ये किस तरह से माल लेके जा रहा था? ये पूरा जैसे होता है, ये वैध तरीके से या अवैध तरीके? अवैध तरीके से लेके जा रहा है। अवैध तरीके से, ताकि गाड़ी का जितना परमिट होता है, गाड़ी का परमिट जितना होता है उससे ज़्यादा आप लेके जा रहे हैं। ओवरलोडिंग है। तो यहाँ जो पकड़ा गया तो किन के द्वारा पकड़ा गया? हमारे और हमारे सहयोगी द्वारा।
तो पकड़ के क्या किया आप लोग? ये पकड़ के हम लोग पशुपालन के लाए हैं, पशुपालन ऑफिस लाए हैं, जहाँ पे उसे निकलवा रहे हैं और जो मरे हुए हैं उन्हें निकाल के बोल रहे हैं कि इनका अति कीजिए और आगे हम लोग कानूनी कार्रवाई थाना में अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन किनके खिलाफ किए? जी गाड़ी मालिक के खिलाफ। आपका परिचय? जी अनुभव सिंह, युवा जिला अध्यक्ष, करनी सेना। देखे हम लोग आए इसको निगरानी के लिए हम लोग पूरा किए ये, समझे ना। अब आगे प्रक्रिया जो होगा इसका तो नहीं है। क्या देखते हैं क्षमता से काफी अधिक क्षमता से बहुत ज़्यादा है, 155 इतना इसको क्षमता रहना चाहिए, उससे कई गुना हमको लगता है ज़्यादा है। मर भी गई है, उसको हलाल भी, कुछ मर भी गई है, हाँ, उसको हलाल भी 10 ठो मरी है, 10 को लमसम। एक्ट जो है उसका तो ये सीधा उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग। हाँ उल्लंघन तो है, इसका उल्लंघन क्या किस तरह से कार्रवाई किस तरह के मामले में किस तरह से कार्रवाई करते हैं? इसको तो अब FIR के बाद ही जो होगा इसका प्रक्रिया तो करना ही है। मेरा नाम सुमन सिंह है, बिहार थाना से। औरंगाबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड के रफीगंज रेलवे लाइन पर ट्रेन के आगे बेटी के साथ एक महिला कूद गई है, जिस कारण घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई है। मृतक 26 वर्षीय उर्मिला देवी और उसकी 4 वर्षीय बेटी उमा कुमारी रफीगंज थाना क्षेत्र के चरकावा उड़ीडीह गांव निवासी रितु रियायत की पत्नी थी। घटना की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और रेलवे लाइन से सबको बरामद किया। बिहार के मुंगेर में विषाक्त प्रसाद खाने से एक ही गाँव के 80 लोग बीमार पड़ गए। मामला जिले के धरहरा प्रखंड के घोर नक्सल प्रभावित कोठवा गाँव का है। यहाँ लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा में सम्मिलित हुए थे। पूजा के बाद लोगों के बीच प्रसाद का वितरण हुआ था, जिसे खाते ही लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते लगभग 80 ग्रामीणों की तबीयत खराब हो गई। वोमिटिंग होता है तो हमें दीजिए वोमिटिंग। हाँ वही एक दवा है। बोलिए भागा था व्यक्ति। गाँव में सबको हो रहा है, ये जोर से बोल। गाँव में सबको हो रहा है। क्या नाम है आपका? घर कोठवा। इसको दीजिए सुई। का पूजा का प्रसाद खाया 3 बजे दिन में, और बच्चा मेरा सोया खाटी पर, खाटी में सोकर उठा, उल्टी किया। ठीक है, उसके बाद कितना गांव में आदमी संख्या खाया प्रसाद, जो आदमी उसका जो फिर उल्टी हो रहा है। बड़ा बच्चा सबको? हाँ बड़ा छोटा जो खाया प्रसाद, जो नहीं खाया उसको नहीं हो रहा है। ठीक है। हाँ कितना बच्चा है आपका? मेरा बच्चा 3 है। तीनों को हो गया जी। क्या नाम है बच्चा का? मेरा इसका नाम है शिवा नाम है। आपका? मेरा नाम पप्पू कोड़ा, घर कोटवा, पोस्ट। पूर्णिया जिले में ग्रामीण क्षेत्र के जनजाति बहुल टोले में लोगों को कोविड-19 टीका लगवाने और संक्रमण से बचाव का ध्यान रखने को अब नुक्कड़ नाटक द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूकता करने के लिए जिला संपर्क विभाग के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन करवाया जा रहा है। जिला संग्रहालय से नुक्कड़ नाटक के लिए कलाकारों के दल वाले वैन को जिलाधिकारी राहुल कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो ज़िले में अच्छी गति से चल रहा है, लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसे भी हैं जहां पे हम लोग को अधिक प्रयास अभी करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में आज एक नुक्कड़ नाटक की टीम को रवाना किया गया है, जो आगामी 1 महीने में चिन्हित 87 महादलित टोलों में नाटक का आयोजन करेंगे और कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने का काम ये लोग करेंगे और जागरूकता का प्रसार करेंगे। मुजफ्फरपुर जिले में लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में बागमती नदी उफान पर है। नदी के जलस्तर बढ़ने से जिले के कई पंचायत में बाढ़ का पानी फैलने लगा। तो वहीं बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने से बेनीबाद ओबी परिसर में पानी का फैलाव हो रहा है। अगर पानी की रफ्तार तेज रही तो परिसर के अंदर भी पानी घुस सकता है। पानी परिसर में घुसने से पुलिस पदाधिकारी का रहना और काम करना सब अस्त व्यस्त हो चुका है। जरा देखिए फरियादी और बेनीबाद थाने की पुलिस ने क्या कुछ कहा।
आज की क्या स्थिति है अभी? बहुत गंभीर है। आप लोग हाईवे पे कब आए हैं? 3 दिन पहले आए हैं। अभी तक किसी तरह का कोई सहयोग दिया गया है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। पोलोथीन या कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मदन मोहन। कौन सा पंचायत है? बरुआरी पंचायत। वार्ड 5, 6, 8 सब पूरा पंचायत घाटी अंदर का पानी है पूरा। अच्छा बताइए, हाईवे पे आप लोग हैं, गाड़ियाँ इतनी तेज से चलती है, डर तो लगता होगा? क्या करे सब लोग, किसी तरह दिन गुजारने को मजबूर। पानी आ गया है पूरा। अच्छा, तो अभी तक जैसे हमें कुछ सहयोग मिल लो है? कुछ पन्नी उन्नी कुछ हो ना, तो कोई मिले उले आलो कोई ना? कौन सा है पंचायत? कौन सा पंचायत? कोरबाड़ी। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के महुआड़ा चट्टी गांव के संजय पांडे के पिता राजेंद्र पांडे के साथ मारपीट की घटना हुई है। दरअसल मामला रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके कारण कई बार झंझट भी हुआ है, लेकिन ग्रामीण जनता के सहयोग से सुलह समझौता हुआ। लेकिन मामला धीरे धीरे बिगड़ता गया और विजय पांडे ने आम रास्ता को घेराबंदी कर दिया है। इसी का विरोध करने पर उसने संजय पांडे और उसके पूरे परिवार को जान से मारने पर उतारू हो गया। जमीनी विवाद का समझे, हमारा जमीनी विवाद का है, जो रास्ता क्लोज कर चुका है। रास्ता में आप देख लीजिए कि रास्ता क्लोज है, ईटा का गिरा रखा है सब। हाँ, और अंकित पांडे और उनके घर के सारे परिवार हमें मिल के मार कर कपार फाड़ दिए। इसको लेकर के कभी संज्ञान दिए हैं कभी? हाँ, थाना में रिपोर्ट कर चुके हैं। अब थाना वाले समझे कि क्या करना है हमें। इसके पहले कभी जमीनी विवाद का मामला को लेकर के कभी सीओ को एप्लीकेशन सब दिए थे? हाँ, सीओ को ये एप्लीकेशन दिए थे। एप्लीकेशन ना देने सीओ को दे रखे हैं। सीओ अभी फैसला नहीं की थी, इसके कारण सीओ ही जाने। जमीन की माफी हो गई थी? हाँ, जमीन की नापी हो गई थी। जमीन मैंने राह में आ रही थी। हाँ, तो उसके बाद भी घेराबंदी की गई। हाँ, तो घेराबंदी करने के क्रम में मैंने हटाने के विरोध में, मैंने मना करने के विरोध में मारपीट किया गया। इसको लेकर के कभी मैंने आगे कौन कौन थे वहाँ पर मारपीट करने वाले? अंकित पांडे हैं, विजय पांडे हैं, विनोद पांडे हैं और चंदन पांडे, आकाश पांडे। किनको मारपीट किया गया है? हमारी मैडम को, हमको, हमारे पापा को और हमारे भैया को। ज़्यादा चोटिल हैं सारे? ज़्यादा चोटिल हमें हैं और उन लोगों को हल्का फुल्का लगा है। कहाँ इलाज करवाए हैं? यहीं मदनपुर में। क्या यहाँ से थाना से क्या जवाब आई है अभी तक? थाना से जवाब आया है कि हम 2 दिन के बाद आपको रिपोर्ट करेंगे। परिचय दीजिए अपना। संजय पांडे, राम महुआ चट्टी, थाना मदनपुर, जिला औरंगाबाद। फिलहाल आज की खबर में बताइए, आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।